नमस्कार दोस्तों। आज हम पीयूष पर्व में पहली कहानी उसने कहा था पर बात करेंगे। उसने कहा था कहानी आपको पता है कि गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई और गुलेरी जी गुलेर गांव के थे, इसलिए इनका उपनाम गुलेरी पड़ा और इनके नाम गुलेरी के देखो आप उद्धरण चिन्ह है, जिसे अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, और ये एक हरा उद्धरण चिन्ह है जो उपनाम के काम आता है। देखिए, आज हम लेखक परिचय देखेंगे कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी यानी 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी इनका जीवन वृत्त है। तो इनका जन्म आपको पता है 25 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1922 ईस्वी को निधन हो गया था। यानी ये 39 वर्ष तक जिए। और आपको पता है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी 39 वर्ष ही जिए। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और निधन 1902 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1922 में, यानी दोनों में 20 वर्ष का अंतर है, लेकिन दोनों की आयु एक समान है। दोनों 39 वर्ष जिए, तो ये एक समानता है, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है। उनका जन्म जयपुर में हुआ। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाली बातें हैं कि कुछ कहते हैं कि इनका जन्म गुलेरी गांव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन ये जयपुर में हुआ, ये बात सही है। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। यानी उसने कहा था कहानी सबसे पहले जून 1915 में सरस्वती के अंक में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई भाई? सरस्वती पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुई। और आपको पता है हमारी विद्या की देवी भी सरस्वती है। कौन है? माँ सरस्वती है। तो इसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती के अंक में हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, यानी इनके द्वारा ये और भी कहानियाँ लिखी गई। सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था 3 कहानियाँ। और कुछ लोग एक कहानी और भी बताते हैं, हीरे का हीरा, यानी कुल मिलाकर 4 कहानियाँ हो गई। और भी बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, मुख्य रूप से ये कहानियाँ हैं। हीरे का हीरा, उनकी कहानी और बताते हैं। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुंठाव उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। मतलब ये निबंध संग्रह है मारे सिमोही कुंठाव और कछुआ धर्म। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। ये जयपुर से ही कर रहे थे, यानी जयपुर से मासिक पत्रिका निकलती थी समालोचक, और इनका संपादन का कार्य गुलेरी जी द्वारा किया गया। वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे और 39 वर्ष की अल्प मतलब बहुत ही कम आयु में ही उनका निधन हो गया। मात्र आप जानते हैं कि गुलेरी जी द्विवेदी युगीन साहित्यकार है और उनका ज़्यादातर समय जयपुर में बीता।
उनके द्वारा लिखी गई सुखमय जीवन कहानी 1911 में भारत मित्र में छपी। सुखमय जीवन में सुख की परिभाषा और बदलते संदर्भ व बुद्धू के कांटे में वाक चातुर्य व वाग विदग्धता के संवादों से हिंदी कहानी में नई हलचल पैदा कर दी गई। और ये विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से उसने कहा था कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। कैसा पत्थर? मील का पत्थर मानी जाती है। और जो समालोचक पत्र है ये 1902 ईस्वी में आपके संपादन में जयपुर से निकला। कहाँ से निकला? इस कहानी में मुख्य रूप से प्रमुख पात्र है जो आप कह सकते हैं कहानी का नायक है लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह, होरा, वजीरा, सूबेदार का बेटा बोदा सिंह। वापस सुन लीजिए एक बार। कहानी का नायक है लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होरा, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होरा का पुत्र बोदा सिंह, मतलब सूबेदार का बेटा बोदा सिंह, और विदूषक है जिसे आप मस्खरा कहते हैं, जो हंसाने वाला पात्र होता है वजीरा सिंह। कौन सा सिंह? वजीरा सिंह। ये मुख्य पात्र है। और भी है जैसे डाक बाबू, पोहलू राम है, खानसामा अब्दुल्ला है। ये बहुत गौण पात्र है। मुख्य रूप से यही पात्र इस कहानी में आएंगे। अब बात करते हैं कि ये कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया और इस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही ये कहानी लिखी गई है। यानी 1914 में छिड़े प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से पंडित गुलेरी जी बहुत उद्वेलित हुए। तो जो ये युद्ध फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर लड़ा गया, इसमें हजारों भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुछ खेत भी रहे। लेकिन गुलेरी जी ने उसी आधार पर, यानी इस विश्व युद्ध की और जो भारतीयों ने भाग लिया, इसके आधार बनाकर ये कहानी लिखी है। और इस कहानी में आपको पता है कि कहानी का नायक लहना सिंह है, जो सिख राइफल में 77 नंबर का जमादार है। और इस कहानी में किशोर अवस्था, कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था, जो 12-13 से लेकर 18 या 19 वर्ष की अवस्था होती है, यानी आप लोग की अवस्था में भावप्रवण प्रेम को कर्तव्य भावना और उत्सर्ग की पराकाष्ठा पर पहुंचाया है। ये कहानी मुख्य रूप से, इस कहानी की विशेषता है कि ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई, हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी। आप कहोगे कि ये फ्लैशबैक पद्धति मतलब पूर्व दीप्ति, यानी पुरानी घटनाओं का दोहरान होता है कहानी में। पीछे से पीछे चलती थी घटना और पीछे से पीछे घटनाएं चली जाती है, वो होगी फ्लैशबैक, यानी पूर्व घटनाओं की याद आती है। कहानी में पवित्र प्रेम, कर्तव्य परायणता, त्याग, प्रण पालन, वीरों को जो उचित होता है वो वीरोचित उत्सर्ग और साहस आदि के अलावा युद्ध समस्या, युद्ध की विभीषिका व विश्व के साम्राज्यवादी शक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रेम और युद्ध कहानी विषय के आधार पर स्तंभ है, यानी प्रेम और युद्ध इस कहानी के आधार स्तंभ है। इसी पर यह कहानी लिखी गई है। प्रथम परिचय में प्रेम को प्रण मानकर आत्म बलिदान की कहानी लोक मंगल का संदेश देती है। यानी इन होरा और लहना सिंह में प्रथम परिचय होता है, अपने मामा के घर होता है, दोनों जाते हैं अमृतसर के बाज़ार में बम्बू काट वालों के बीच में और वहाँ उनका प्रथम परिचय होता है। तो इस कहानी में कुछ आंचलिकता का भी प्रयोग किया गया है और ये भी हिंदी में इसका आंचलिकता का प्रयोग पहली बार। आंचलिकता मतलब होता है ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग, यानी अंचल विशेष के शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसमें अपने अमृतसर के शब्दों का प्रयोग है। तो इसमें फ्लैशबैक शैली है, संवाद की नाटकीयता है
और सांकेतिक भाषा कहानी को जीवंत बनाते हैं। अब अपन कहानी स्टार्ट करते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे मतलब आप जो लोग एक जैसी बातें करते करते थक गए हैं, आपके कान पक गए हैं। अब ये कान पक गए ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि कोई बात आप बार बार सुनोगे तो आप उब जाते हो। तो यही होता है कान पकना, मतलब एक मुहावरा है। और कोई बात आप बार बार एक ही बात बार बार सुनोगे तो आप उससे ऊब जाते हो, यानी आप उससे बोर हो जाते हो सुनकर। तो यहाँ पर देखो कि ये कह रहा है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, कभी राह चलते हुए पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बासा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं मतलब रास्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रास्ता निकालते हैं। बादशाह का मतलब होता है बादशाह। कौन सा सा? बादशाह मतलब राजा। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि लड्ढी, कौन सी ढी? लड्ढी। अब इस लड्ढी का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पर लड्ढी की मतलब लड्ढी वाले का मतलब होता है गाड़ी वाले। अब एक बात मैं यही बता दूँ आपको बीच में ही कि उसने कहा था कहानी में, उसने किसके लिए आया है? उसने आपको पता है सर्वनाम है। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये होरा के लिए प्रयोग हुआ है, जो बाद में सूबेदारनी बनेगी। और ये बाल प्रेमिका है लहना सिंह की। कैसी प्रेमिका? बाल प्रेमिका। किसकी? लहना सिंह की। बाद में क्या बनेगी? सूबेदारनी। किसकी पत्नी बनेगी? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनेगी। किसकी माँ बनेगी? बोधा सिंह की माँ बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या मजाल की जी, ये सारे हो गए आगे। पर यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मिट्टी चुर्री की तरह महीन मार करती हुई। यानी ये बम्बू काट वाले हैं, इनकी बोली बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेकिन लेखक कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं। अब जीभ चलती ही नहीं, ये क्या होता है? ये भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है उसके द्वारा, यानी जो बम्बू काट वाले हैं वो बहुत उग्र या कटु बात न कहते हैं, अपने मुंह से बहुत ही कड़वी उग्र बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये लड्डी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बहुत सौम्य हैं और ये मिट्टी छुरी की तरह वार करते हैं। हट जा बासा। और भी आगे आएगा इसका एक उदाहरण और देखिए आप। वो क्या कहते हैं? यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। अब ये देखो, चितौनी है, ये एक तद्भव शब्द है। आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये जो तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत के शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, वो हो गया तत्सम शब्द। दूसरा होता है जो शब्द थोड़े बिगड़ गए हैं, तत्सम से थोड़ा बदलाव होकर बिगड़ गए, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो चेतावनी से क्या बन गया? चितौनी बन गया। तो ये हो गया चितौनी है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है चेतावनी। देने पर भी लीक से नहीं हटती। तो
उनकी वचनावली के ये नमूने, यानी वो क्या कहते हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बस जा लंबी उम्र वालिए। अब इसका अर्थ क्या है, समष्टि में मतलब समग्र रूप में इसका अर्थ देखें तो क्या कह रहा है, तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बस जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर, यानी ये पूरा का पूरा अभी तक आपको वातावरण का दृश्य बताया कि वहाँ किस तरह का वातावरण है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, अब ये एक लड़का है, ये लड़का ही लहना सिंह है, और ये एक लड़की है जो औरा है, चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहाँ मिले भाई, एक दुकान पर आकर मिल गए हैं और मिल गए। अब क्या कह रहे हैं, आकर मिले, उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। क्या था भाई, सुथना मतलब एक प्रकार का स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला पायजामा होता है, पायजामा होता है, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पायजामे का रूप होता है सुथने के। जैसे जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के, यानी जो लड़का है वो तो अपने मामा के केस यानी बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और यह यानी लड़की रसोई के लिए बढ़िया मतलब सब्जी बनाने के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, परदेसी से गुथ रहा था, परदेसी से गुथ रहा था। तो देखिए परदेसी से गुथ रहा था में, देखिए एक बात और पहले बता देता हूँ कि एक परदेसी, परदेसी मतलब किसी का नाम है तो संज्ञा होगी, और संज्ञा से जो संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर परदेसी क्या है, संज्ञा पद है, और एक विशेषण पद है। क्या है, विशेषण पद है। तो दोनों में क्या हुआ, इस पर आकर मिले तो गुंत रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब दोनों में देखो, जब तक ये उससे गुतरा था यानी बातचीत कर रहा था, तब तक ये दोनों में बातचीत शुरू हो गई, संवाद स्टार्ट हो गया। तेरे घर कहाँ है, क्या कहाँ है भाई, तेरे घर कहाँ है। तो लहना ने कहा भाई, शुरुआत कर दी लहना सिंह ने, लड़के ने। तो होरा ने कहा मगरे में, और तेरे, यानी होरा कहती है कि मैं मगरे में है मेरा घर, अब बता तेरा घर कहाँ है। तो लहना सिंह कहता है माजे में। कहाँ है मेरा घर, मेरा घर माजे में है। और वो पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती है, मतलब तुम बताओ, तुम ठीक है मगरे में रहती हो, मैं माजे में रहता हूँ, लेकिन यहाँ कहाँ रहती हो ये बताओ। तो वो कहती है, क्या कहती है, सूबेदारनी कहती है अत्तर सिंह की बैठक में। सूबेदारनी क्या कहती है, अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मतलब मैं अत्तर सिंह की बैठक में रहती हूँ और वे मेरे मामा होते हैं, मतलब मेरे मामा लगता है, यानी मामा लगते हैं। अब लैला सिंह भी क्या कहता है, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। कहाँ है, गुरु बाज़ार में है। तो देखिए लड़का लड़की दोनों कहाँ है, मामा के यहाँ आए हुए हैं। इतने में इतनी बातचीत हुई। तो ये देखो, ये संवाद योजना की दृष्टि से ये कहानी, ये संवाद है, यानी दो जनों के बीच में आपस में, इसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये कहानी है, लेकिन आप देखिए इस संवाद में स्पष्ट नहीं होना एक कमजोरी होती है, लेकिन यहाँ संवाद स्पष्ट है कि तेरी बात किससे हो रही है। तो लहना बोल रहा है, एक बार शुरुआत कर रहा, फिर वापस होरा बोल रही है, होरा मतलब सूबेदारनी, फिर वापस लहना सिंह बोल रहा है, फिर वो आपस में संवाद होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्करा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे ये कुड़माई क्या होती है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों की कुड़माई हो गई होगी।
तो इस बारे में टेंशन ना करे, हो जाएगी। देखो, तेरी कुड़माई हो गई। अब आप कहोगे कि इससे प्रश्न हमें क्या मतलब, तो ऐसे इससे प्रश्न आ सकता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और कुड़माई के नीचे वो रेखांकित करके आपको पूछ सकता है कि इस रेखांकित शब्द का आशय है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सगाई या मंगनी। चाहे सगाई का हो, चाहे मंगनी का हो। कौन सी नी? मंगनी, मंगनी या सगाई। तो इसने ऐसी बात पूछ ली। और अभी देखिए लहना 12 साल का है और ये हो रहा है 8 साल की है। तो देखिए क्या बातें हो रही है, 8 साल 12 साल की उम्र में इस तरह की बातें हो रही है। तो उसने तो मुस्कुराकर पूछा, लेकिन इसने क्या कहा? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। देखा क्या हुआ? धत कहकर। अब ये धत क्या है? धत एक तिरस्कार सूचक शब्द है, मतलब इसको इज्जत नहीं दी और धत कहकर वो चलती बनी, अपने घर मामा के यहाँ पहुंच गई। तो क्या हुआ भाई? धत कहकर चली गई। तो अब लड़का भी बेचारा क्या करेगा, है? वो भी चला गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते, मतलब 2-3 रोज़ बाद दोनों कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलते, कभी दूध वाले के यहाँ, उनमें आपस में मिल जाते थे। अकस्मात मतलब अचानक मिलते थे, पहले से तय होकर नहीं मिलते थे। महीना भर यही हाल रहा, मतलब 2-3 रोज़ बाद दोनों आपस में मिलते रहते थे। ये ऐसी बात है, महीने भर हो गई। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और हमेशा वो उत्तर भी एक ही देती थी, उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाते हुए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। क्या बोली? उसे चिढ़ाने के लिए बोली। अब वो तो चाहता था कि इस उम्र में, 8 साल की उम्र है, सगाई नहीं हो सकती, मंगनी नहीं हो सकती, लेकिन लड़की ने कहा हाँ हो गई। तो देखो, लड़का तो उसकी संभावना थी कि नहीं हुई होगी, लेकिन ऐसा जवाब मिला कि हो गई, यानी लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। कब? तो नेक्स्ट सवाल, अगला ही सवाल पूछा लैला सिंह ने, कब? तो लड़की बोल रही है, हो रहा। सूबेदारनी बोल रही है, कल। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, रेशम से कड़ा हुआ सालू। अब आप ये देखो, चालू क्या होता है? मतलब ओढ़नी, यानी ओढ़नी आपको नहीं दिख रही है? तो भाई देखो, कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू, और लड़की भाग गई। हमेशा ही भागती है, आज क्या भागी? लड़के के घर की राह, लड़के ने घर की राह ली। अब लड़के ने भी भाई अपने घर चलो रास्ता ढूंढा। अब देखिए रास्ते में उसकी क्या स्थिति होती है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। कहाँ ढकेल दिया बेचारे को? मोरी में ढकेल दिया। कहाँ ढकेला? मोरी। अब आप कहोगे कि ये मोरी क्या होगी? तो मोरी मतलब होता है नाली में, यानी जो गंदे पानी निकासी के लिए बनाई जाती है, उस नाली में ढकेल दिया। कहाँ ढकेल दिया? नाली में। एक चाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा। देखो, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्से को विस्थापन करते हैं, यानी आता किसी के ऊपर है, निकलता किसी के ऊपर है। जैसे कभी आपके भी घर में होता है, पापा ऑफिस से आते हैं और ऑफिस में कुछ काम की वजह से अपने बॉस पर गुस्सा आया, लेकिन वो आके घर पे निकालते हैं। आपकी कभी कभी हो जाती है ना? हाँ, अब मत बस आगे देखो। हाँ, तो क्या हुआ भाई? एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो ये अंक 1 पूरा हो गया। अब अंक 2 है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब 1 अंक में हमने पढ़ा और इससे संबंधित आपको फिर पढ़ना है, और जैसे कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे उसने था कहानी का नायक है, तो आप कहोगे लहना सिंह है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तेरी कुड़माई हो गई, इससे कहने का भाव क्या है, तो ये उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो केवल निश्चल प्रेम है, सल से रहित प्रेम के वजह से
ऐसा कहा है। बल्कि इसका कहने का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस उम्र में इस तरह के प्रश्न पूछने के पीछे कोई गूढ़ भाव नहीं होते, केवल निहित भाव यही था कि निश्चल प्रेम का था। कैसा प्रेम? निश्चल प्रेम का था। और देखिए, आप अपना दिमाग लगाइए, और क्या हो सकता है। तो इसमें देखो, ये भी हो सकता है, आप ये पूछ सकता है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, तो या किसे माना जाता है, तो आप कहोगे उसने कहा था। बताओगे, क्या बताओगे? उसने कहा था। और जैसे कुछ मान लो कठिन शब्दार्थ है, तो देखो, तो आपको याद रखना, बादशाह मतलब बहादुर शाह, चितौनी मतलब चेतावनी, समष्टि बोले तो समाज, बम्बू काट बोले तो एक प्रकार की गाड़ी होती है। बम्बू काट कुछ नहीं है, एक प्रकार की गाड़ी होती है। तरस खाते मतलब दया करते। इक्के, इक्के भी क्या है? एक गाड़ी जैसी ही है, यानी तांगे से जो चीज़, तांगे जैसी चीज़ होती है, यानी घोड़े के पीछे जो होता है और जिसे घोड़ा खींचता है, तो इक्के हो गए। अब शब्द मतलब गुस्से का भाव होता है, गुस्से का भाव होता है। अब हम अगले दृश्य में देखेंगे कि क्या होता है, वो अगला दृश्य भी अलग है, अलग वातावरण की है। अब ये कह सकता है कि उसने कहा था कहानी का प्रेरक प्रसंग था, यानी कहानी कहाँ से, किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई, तो आप कहोगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। फिर आप कहोगे कि गुलेरी जी की किस कहानी में आंचलिकता का पुट मिलता है हमें, तो गुलेरी जी ने कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और हीरे का हीरा, तो उसमें आप लिखोगे उसने कहा था कहानी में आंचलिकता का पुट मिलता है। अब क्या कहा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है, तो कौन सा शहर है भाई? अमृतसर शहर है, अमृतसर शहर है। अब क्या ऐसे भी पूछ सकता है कि गुलेरी जी ने अपनी कहानी उसने कहा था में किन की भाषा को मीठी छुरी बताया? किसकी बताया? तांगे वाले की भाषा को मीठी छुरी बताया। कैसी छुरी बताया भाई? मीठी तांगे वाले की भाषा को। अब लेनस, अब ये भी हो सकता है अमृतसर के किस शौक में लहना सिंह और वह लड़के आकर मिले, तो कौन सा शौक था भाई? बम्बू काट वालों के बीच में आकर मिले। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के कौन से सर? अमृतसर, हाँ, के बम्बू काट वालों की बोली पर मरहम लगावे। इस कथन से क्या मतलब है? तो इस कथन में उपालंब है, मतलब क्या है? ओलबा देने का भाव है, उपालंब का भाव है। अब और पूछ सकता है कि यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी नहीं हटती, तो अब चितौनी के नीचे अंडरलाइन कर दिया और आपको पूछा कि ये चितौनी कैसा शब्द है, तो आप मैं पहले भी बता दिया था कैसा शब्द है। चितौनी का तत्सम शब्द है चेतावनी, तो चितौनी क्या हो गया? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो ये इस तरह के थे। अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब और ये भी देखो, एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो आपको लिखना होगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किस में प्रकाशित हुई ये भी पूछे तो सरस्वती पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुई। तो अब ये बहुत है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से करते करते भी आधा घंटा लगभग 25-27 मिनट हो चुके हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।